क्वेश्चन कितना ही हार्ड क्यों ना हो। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ देखिए क्या कह रहा है। स्तनधारियों में ध्वनि उत्पन्न होती है। बताओ देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, सिरिंक्स। नहीं, ये स्ट्रक्चर तो किस में होती है, पक्षियों में होती है भाई। तो बताओ देखिए, ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। ये तो कहाँ होता है, पक्षियों में। यहां तो ये आता कंठ, जिसे क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगला ऑप्शन पढ़ो, ब्रोंकस द्वारा। अगला इंस्पिरेशन, बोले तो अंतर श्वसन, जब हवा को अंदर लिया जाता है। दूसरा कौन सा, एक्सप्रिएशन। अब बताओ, जब हम कोई भी वाणी बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि। तो बताओ आंसर कौन सा, उच्छ्वास के दौरान। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ देखिए क्या कहना चाह रहा है अगला। मनुष्य में निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर है कॉकरोच के श्वास रंध्रों के समवर्ती है। हम ये पढ़ते हैं उद्विकास वाले चैप्टर में कि एक तो अंग होते हैं आपस में कैसे, होमोलोगस, उन्हें तो क्या बोलते हैं, समजात। एक तो अंग होते कैसे हैं, समजात। और एक अंग आपस में कैसे होते हैं, एनालोगस, जिन्हें क्या बोलते हैं, समवर्ती। नाम से पता पड़ रहा है। होमोलोगस का मतलब ऐसे अंग जिनकी क्या हो, उत्पत्ति समान हो, लेकिन उन्हें स्ट्रक्चर का कार्य क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें क्या बोलते हैं, होमोलोगस। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे आता ही है। चाहे ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है जंतु जगत से। जंतु जगत में अलग अलग संघ में अलग अलग जंतुओं के एग्जाम्पल पढ़े जाते हैं, तो वहां पहले ये देखते हैं किसकी उत्पत्ति एक समान है। अगला है कौन सा, समवर्ती। उत्पत्ति तो अलग अलग है, उत्पत्ति तो अलग अलग है, लेकिन कार्य समान है। अरे है या नहीं है, चलो बताओ। हमें पता है कॉकरोच ही नहीं, सारे के सारे इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं। और कीटों में श्वसन, बोले तो गैसों का आदान प्रदान। देखो एक बात बताऊं, रेस्पिरेशन अलग चीज है, श्वसन और समातन, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, आप में से कोई बता सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है, श्वसन और समातन, इन दोनों में अंतर है। बताओ, श्वसन का मतलब क्या होता है, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होना, CO2 और H2O बनना, और साथ में ATP के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन होना, इसे तो क्या बोलते हैं, श्वसन। जबकि समातन किसे कहते हैं, जो भी अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, बोले तो श्वसनांग होते हैं, उन द्वारा गैसों का आदान प्रदान होना, उसे क्या कहते हैं, समातन। दोनों में अंतर है भाई। चलो एक बार, अपनी बात ये नहीं थी, ये बात इसमें यूज होगी। देखो देखिए क्या कह रहा है, समजात अंग, उत्पत्ति समान हो, कार्य अलग अलग हो। दूसरा कौन है, समवर्ती, उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य समान। अब देखना मैं क्या कह रहा था, कीटों में श्वसन अंग के तौर पे कौन होती है, ट्रेकिया, जिसे क्या बोलते हैं, श्वास नली। क्या बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। जब याद करो, जब कॉकरोच पढ़ाया जाता है तो एक बात बोली जाती है, कितने छिद्र है, 10 जोड़ी श्वसन छिद्र होते कि नहीं होते, 8 एक जगह होते हैं, 2 एक जगह होते हैं, ऐसे होते थे। चलो भाई, कौन कौन से भाग में, वक्षीय भाग में और उदर भाग में होते थे। अब बताओ इनका क्या काम है, ट्रेकिया के ऊपर पाए जाने वाले श्वसन रंध्रों का क्या काम है, गैसों का आदान प्रदान करना। अपनी बात करें, अपने में गैस का आदान प्रदान कौन करता है, अरे बताओ, अपने में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, नासा मार्ग से, और उसी को क्या बोलते हैं, नासा छिदर। अरे है कि नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का क्या एक समान है, कार्य एक समान है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग। अपुन स्तनधारी है,
और कॉकरोच तो और तो पढ़ा में आता है। दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य समान है। क्या बोलेंगे? समवर्ती। अरे क्या बोलेंगे? अच्छा क्वेश्चन है भाई। बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है? मनुष्य में निम्न में से कौन सी रचनाएं कॉकरोच के श्वास रंध्रों के समवर्ती होती है? पहला एल्वेलाई नहीं, वहां तो क्या होता है अपने में, तो वहां गैसों का आदान प्रदान। कौन सा है? नासिका छिद्र, हवा का बाहर आना और अंदर जाना। ये काम कहाँ होता है? नासिका छिद्र से। कॉकरोच में ये काम कहाँ से होता है? श्वास नली से। चलो भाई ये देखो कह रहा है श्वास नली के ऊपर पाए जाने वाले कौन है? श्वास रंध्र। अरे कौन होते हैं? श्वास रंध्र। कितने थे? 10 जोड़ी थे। अरे थे कि नहीं थे? इन श्वास रंध्रों का क्या काम था? बोलो देखिए, श्वास रंध्रों का क्या काम था? गैस का अंदर आना और बाहर जाना। ये काम अपने में है किसका? नासिका छिद्र का। ये दोनों आपस में क्या है? समवर्ती। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये भी पता पड़ गया है क्या जो बात हम बताना चाह रहे हैं, क्या क्या समजात और समवर्ती में क्या अंतर होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन बोलो देखिए। बताओ मनुष्य के कौन फेफड़ों में कुल वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? हाँ कितनी होती है? 4600 से 4800 ml होती है, मिलीलीटर होती है। ये क्या होती है? किसको जोड़ने पे बनती है ये? बताओ देखिए। एक आरवी भी होता है रेजिडुअल, जिसे क्या बोलते हैं? अवशेषी या अवशिष्ट आयतन। वो कितना होता है? 1100 से 1200 ml होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका मतलब आर क्यू कौन होता है? रेस्पिरेटरी क्विशेंट होता है। बोले तो श्वसन गुणांक होता है। क्या कह रहा है? किसका मान 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर क्यू बराबर निकली हुई CO2 अपॉन काम में आई हुई O2। इनका क्या होता है? अनुपात। अरे होता था ना CO2 अपॉन O2। बोलो रे भाई। वर्षा का हमेशा 1 से क्या होता था? कम। प्रोटीन का भी 1 से कम। कार्बोनिक अम्ल का 1 से ज्यादा। अरे होता था ना 1 से ज्यादा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कितना होता था? 1। अरे होता था ना। लिख लो इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कार्बनिक अम्ल का मतलब है ऑक्जेलिक अम्ल वगैरह, ये सिट्रिक अम्ल वगैरह, ये इनका क्या होता है? 1 से ज्यादा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोलो भाई। सामान्य निःश्वसन के बाद निःश्वसनीय आयतन क्या कहलाता है? बताओ। अगर एक सामान्य बात करें हम, एक सामान्य श्वसन के दौरान जितनी वायु बाहर जाती है, जितनी वायु का आयतन अंदर जाता है, उसे क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। बोले तो ज्वारीय आयतन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। और इसी को लीटर में लिखा जाए तो, इसी गैस के आयतन को लीटर में लिखा जाए तो, अरे इसी ज्वारीय आयतन को किस में लिखा जाए? लीटर में। तो बताओ वो कितना होता है? 0.5 लीटर। अरे कितना? 0.5 लीटर। चलो रे भाई अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी ध्यान से। अगला कह रहा है सही इक्वेशन कौन सी है? क्या कह रहा है? फेफड़ों की कुल क्षमता जैविक क्षमता प्लस ज्वारीय आयतन के बराबर होती है। दूसरा कह रहा है, हाँ दूसरा कह रहा है फेफड़ों की कुल क्षमता जैविक क्षमता प्लस स्थायी वायु के समान होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद करो कौन कौन आता था। एक तो वाइटल कैपेसिटी, अभी अभी हमने पढ़ा था कितनी? 4600 से 48। और अभी पढ़ा था आरवी रेजिडुअल, वो तो हमेशा अपने श्वसन पथ में रहती है इतनी वायु। तो उसका मान कितना होता था? 1100 से 1200 ml। तो बताओ इन दोनों का जोड़ क्या कहलाता है? इन दोनों का जोड़ क्या कहलाता है? फेफड़ों की कुल क्षमता। अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलो रे भाई अगला क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? देखो
एक याद करना, जब वायु अंदर प्रवेश करती है ना, इधर देखो, जब ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है तो मान लेते हैं उस टाइम में ऑक्सीजन की मात्रा तो कितनी परसेंट, 21, और CO2 की कितनी परसेंट, 0.03%। लेकिन जब बाहर निकलती है तब ऑक्सीजन तो कितनी होती है, 15.7%, और CO2 कितनी होती है, 4%। ये लिख लो भाई, ये डाटा लिख लो गैस के बारे में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। अंदर आते टाइम हवा का परसेंटेज कितना है और बाहर निकलते टाइम गैस का परसेंटेज कितना है, ये वैल्यू भी कई बार एग्जाम में आ जाती है। चलो रे भाई, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त होते हैं। हमें पता है हीमोग्लोबिन के एक अणु में क्या बात करते थे, किसकी बात करते थे, प्रोस्टेटिक ग्रुप की बात करते थे, प्रोस्टेटिक समूह बात करते थे। ये कितने होते हैं, 4, और प्रत्येक में एक क्या होता है, आयरन, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। इसका मतलब इसमें 4 कौन होते हैं, प्रोस्टेटिक समूह होते हैं, जो किससे ऐड होते हैं, जो ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। अब बताओ, इसीलिए तो इसको बोलते हैं ना हिम प्लस ग्लोबिन। हिम क्या होता है, एक प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, और इस प्रत्येक प्रोस्टेटिक ग्रुप में कौन होता है, आयरन +2 होता है। ये प्रत्येक आयरन +2 एक ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ऐड होता है। इसका मतलब आयरन है कितने, 4। इसका मतलब है एक अगर एक अणु के साथ ऐड होता है तो 4 4 के साथ होगा। अगर यहाँ ऑप्शन में अणु नहीं आकर क्या आ जाता, परमाणु, तो आंसर कितना जाता, 8, लेकिन अभी कितना जाएगा, 4। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है डी। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़े सभी ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि CO2 की सांद्रता रक्त में वृद्धि हो जाती है तो श्वसन क्रिया। अपने को पता है, अपने को लगातार भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ताकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, एनर्जी निकले, उपापचय क्रिया हो। अगर अपने शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी, और CO2 की सांद्रता हो जाएगी ज्यादा, तो अपन क्या करेंगे, अपनी श्वसन दर को बढ़ाएंगे ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अंदर आए। इसका मतलब है जब भी रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, अपनी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिख लेना। तो बताओ, जब भी रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो श्वसन दर भी बढ़ेगी। चलो रे भाई अगला क्वेश्चन, सांस लेने में वायु का आदान प्रदान किससे मापा जाता है। याद करो, एक तो आता था स्पिग्नोमेनोमीटर, उससे तो क्या मापा जाता था, ब्लड प्रेशर। अरे क्या मापा जाता था, ब्लड प्रेशर। ये क्या कह रहा है, वायु का आयतन, एक नाम सुना होगा स्पाइरोमीटर, आता था ना, उससे हवा का आयतन मापा जाता है। तो बताओ देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो देखिए चारों ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन कौन सा है, कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है सी, बोले तो स्पाइरोमीटर। अगला क्वेश्चन पढ़े, श्वसन के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर, बोले तो श्वसन के अंदर उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है। पहला याद करो, अपने मस्तिष्क में एक तो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक होता है कौन, पोन्स। ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, श्वसन के अंदर, यही एक श्वसन का क्या करते हैं, नियंत्रण, और मस्तिष्क के भाग श्वसन का नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण। अरे क्या बोलते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण बोलते हैं। अब आपको पता है इन सब का संकेत अपने शरीर में जाता किससे है, शीरा में उपस्थित जो रक्त है उसमें CO2 जितनी ज्यादा होगी, अपने मस्तिष्क में संकेत उतने ही जाएंगे कि O2 की क्या हो गई है, कमी। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, श्वसन केंद्र पर शीरा रक्त पहुंचने के कारण, क्योंकि शीरा वाले रक्त में कौन ज्यादा होगी, CO2। एक बात बता देता हूं, श्वसन दर का नियंत्रण है सब कुछ CO2 के हाथ में है। CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, O2 की सांद्रता घटेगी, तो श्वसन दर भी बढ़ेगी। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए।
इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है भाई, हर बार रेगुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाला होता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा फेफड़ों का रोग है? फेफड़ों का मतलब होता है ऐसा रोग जो किससे संबंधित हो? श्वास से। अरे है या नहीं है? रेस्पिरेशन से। पहला ब्रोंकाइटिस, नाम से ही पता पड़ रहा है, जो ब्रोंकियल्स होती है उनकी जो दीवारें होती है उनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। जहां भी नाम के अंत में इटस लगता है ना, इटस, इसका मतलब क्या आ जाती है? सूजन। अगला निमोनिया तो है ही श्वास, फेफड़े क्या हो जाते हैं? संक्रमित। याद करो, फेफड़ों में क्या भर जाता है? द्रव। अगला अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है। अरे है या नहीं है? ये भी किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है कि नहीं है? आपको पता है अपन कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो आधे घंटे बाद ही क्या आने लग जाती है? छींक वगैरह आने लग जाती है, क्योंकि वहां कुछ प्रकार के एलर्जी है। और एलर्जी किसके कारण होती है? कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर लग अधिकतम किसके कारण होती है? परागकणों के कारण होती है। इसका मतलब ऐसा रोग कौन सा रोग कहलाता है? अस्थमा। तो अस्थमा एक प्रकार की क्या है? एलर्जी। क्या है? एलर्जी। तो बताओ आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। चलो रे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अगला भी पढ़ो। कशेरुकियों के रक्त में कौन सा श्वसन वर्णक ऑक्सीजन के वाहक के रूप में ऊतकों तक जाता है? ऑक्सीजन को कुपिकाओं से लेकर ऊतकों तक ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? डी। आपको पता है इसका काम क्या है? चलो, जीवद्रव्य है। जीवद्रव्य का तो क्या काम होता है? प्रत्येक कोशिका के जीवद्रव्य का क्या काम होता है? साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है? बायोलॉजी में ज्यादातर क्वेश्चन वही बच्चा सही कर पाता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चाहे रट्टाफिकेशन कितनी ज्यादा करो, जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं है ना, तो फिर तो ज्यादा नंबर लाना आसान नहीं है। आपको पता है कोशिका के जीवद्रव्य का मतलब होता है उसमें महत्वपूर्ण क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में ज्यादातर क्या होती है? उपापचय क्रियाएं होती है। बोले तो आज हम जो पढ़ रहे हैं उसका मुख्य कोशिकांगी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और उसमें क्या होता है? श्वसन। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादातर उपापचय क्रियाएं कोशिका की कहां होती है? कोशिकांगों में। और उनमें भी ज्यादातर किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। तो बताओ इसमें तो क्या होती है? उपापचय क्रियाएं। दूसरा कौन है? लसीकाणु। बताओ इसी का नाम क्या है? ये दो प्रकार की होती थी, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। इनका काम है इम्यूनिटी, बोले तो प्रतिरक्षा। अगर कोई भी जीवाणु अपने शरीर में प्रवेश करता है पर एंटीबॉडी बनाकर अपने शरीर की सुरक्षा करने का काम किसका है? बी लिम्फोसाइट का। तीसरा है श्वेताणु। मेन काम क्या है इसका? मेन काम क्या है? प्रतिरक्षा। और चौथा कौन है? हीमोग्लोबिन। इसके बारे में एक ही बात याद रखना, बस इसमें आयरन होती है और वो किस में होती है? +2 में होती है। इसके बारे में अच्छी बात बताता हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में कि अपने एग्जाम में क्या आ सकता है, जेट में मेनली। आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही CO2 के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। यही CO के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यही O3 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मेथ मेथ में ग्लोबिन। ग्लोबिन। याद करो जब गर्भ में बच्चा हो उसमें नाइट्रेट आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है तो उस रोग को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। आता था ना? उसमें जो रोग होता है उसी का नाम ये है क्या? मेथ में ग्लोबिन। अब सुनो एक मिनट, आपको पता है
ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ने की प्रवृत्ति CO की होती है, बाद में CO2 की होती है, सबसे कम है O2 की होती है। होती थी कि नहीं होती थी? आपको पता है ऑक्सीजन की तुलना में CO की बंधुता 200 गुना होती है, जबकि CO2 की ऑक्सीजन की तुलना में बंधुता 20 से 25 गुना होती है। 20 से 25 गुना होती है। आप में से कोई आंसर बताएगा? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है? 1 पॉइंट, हाँ, तो लगभग कितने का? 1.3 ml का। ये भी लिख लेना। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या क्या आ सकता है। और आपको पता है प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होती है। एवरेज बोले तो 15 ग्राम होती है। और इसी हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। और ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसको परिभाषित किया जाता है किसमें? 4 डिग्री प्रोटीन में। आता था ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और कौन सा? 4 डिग्री वाला। और इसी में याद करो, इसी हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में नाइट्रोजनी क्षारकों के प्रतिस्थापन से एक रोग होता था, सिकल सेल एनीमिया होता था ना। वो रोग भी किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन से संबंधित है। चलो रे भाई, अगला पढ़ो। देखिए अगला क्या कह रहा है। स्तनियों के फेफड़ों में असंख्य छोटे छोटे एल्वोलाई बोले तो कुपिकाएं उपस्थित होते हैं। कितनी? फेफड़ों में लगभग कितनी मिलियन है? 300 मिलियन। 300 मिलियन। तो क्या कह रहा है, ये क्या काम करते हैं बताओ? आपको एक ही पता है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लिए। एल्वोलाई का क्या काम है बताओ? पहला ऑप्शन है अंतर श्वसनीय वायु के आयतन में वृद्धि के लिए अधिक स्थान, गैसों के विसरण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा बने। ऐसा अपने आंत्र में भी आता था। छोटी आंत्र में माइक्रोविलाई पाए जाते आते थे ना, सूक्ष्म परवर्त। वो क्या करते थे? अवशोषण की सतह को बढ़ा देते थे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और होता है बायोलॉजी में। ऐसा ही एग्जाम्पल एक केमिस्ट्री में भी होता है और उसको नाम देते हैं टिप्लोसोल। आता है? जिस बच्चे के इंटरकनेक्टेड बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट है ना, एक से ज्यादा, ऐसा अगर किसी का बायोलॉजी पढ़ने का तरीका है, उसको कॉलेज लाइफ में जाने के बाद कभी दिक्कत नहीं आती है। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी तो आपके फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक काम आनी है। तो जिसका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ, ऐसा बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लागू होता है? जहां पर अवशोषण सतह ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। एक तो कहाँ आया? एल्वुलाई में, बोले तो फेफड़ों में, कोशिकाओं में, ताकि ऑक्सीजन का परिवहन ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा कहाँ आया ऐसा एग्जाम्पल? छोटी आंत्र में। याद करो, इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कारण है कि छोटी आंत्र में अवशोषण की दर सबसे ज्यादा होती है? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? एल्वुलाई होते हैं ना, वो भी क्या कर देते हैं? अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। और तीसरा कहाँ? केचवे में कौन बनता है? टिप्लोसोल। कहाँ बनता था? कौन से खंड से लेकर कौन से? 26वें खंड के बाद। अरे बनता था ना। और अंतिम खंड के 15 खंडों को छोड़कर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनती थी जिसको क्या नाम देते थे? टिप्लोसोल। चलो भाई अगला पढ़ो। देखिए क्या कह रहा है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन करने वाले वास्तविक अंग होते हैं। लेरिंग्स नहीं, सिरिंग्स। लेरिंग्स तो कौन होता है? कंठ। चलो रे भाई, तो आंसर कौन सा आएगा? इन्हीं पक्षियों के बारे में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं
पक्षियों के बारे में श्वसन से संबंधित बहुत अच्छी बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। पक्षियों का इतनी ऊंचाई पे उड़ान भरने का एक ही कारण होता है, उनकी हस्तियां हड्डियां खोखली होती है। क्या होती है? और इन्हीं में पाया जाता है एयर ब्लेडर, वायु से पाया जाता है। उनमें खोखली होने के कारण वो अपने अंदर क्या ले लेते हैं? हवा को ले लेते हैं। तो मेन कारण यही है, पक्षियों की अस्थियां खोखली होती है और उनमें क्या पाया जाता है? वायु से पाया जाता है, जिनमें क्या बढ़ती है? हवा बढ़ती है। इसी कारण वो ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। चलो रे भाई, ये एल्वेलाई वाला आ गया था अभी। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फेफड़ों की एल्वियोलर कोष तथा आंतर की विलाई दोनों का कौन सा समान कार्य है? अभी अभी आया था, दोनों का एक ही काम है, सरफेस एरिया को बढ़ाना और पदार्थों का आदान प्रदान ज्यादा से ज्यादा करना, अवशोषण ज्यादा हो। तो बताओ अगला क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए तो बताओ कितनी? 686 किलोग्राम। बहुत अच्छा आंसर है आपका, आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी है। हमेशा कभी भी लिखा जाता था तो लास्ट में किलो कैलोरी लिखा जाता था, आपने तो किलो पे तो ध्यान ही नहीं दिया। कभी भी लिखा जाता था तो ऐसे लिखा जाता था 686 किलो कैलोरी, ऐसे लिखते थे। और किलो का मतलब होता है हजार, क्या होता है? हजार। तो बताओ आंसर कौन सा सही है? सी। जल्दीबाजी के चक्कर में हो सकता है। यही मैं एक एटीपी की बात करता। एक एटीपी का जब जल अपघटन होता है उसमें कितनी ऊर्जा शामिल होती है? एक एटीपी से संबंधित ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पढ़े। हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता होती है, आज ही आया था, सबसे अधिक बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। कई आंसर दे रहे CO2। अभी भी आया था सबसे ज्यादा CO क्या बनाता था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक बात और बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो ये बात बोली जा सकती है, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है ना तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसी का फायदा तो अपने को है। कैसे? जिस बच्चे को श्वसन का क्वेश्चन सही करना है उसको ये बात सीखनी पड़ेगी। ये फेफड़े हैं, ये रक्तवाहिनी है और ये ऊतक है। हमें पता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन का वायुमंडल में दाब होता है 159 आता था mmO पे Hg आता था। यहाँ आते आते फेफड़ों में 104 mmO पे Hg हो जाता था। अब फेफड़ों में आपको पता है हार्ट से एक तो आ रही है जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और आती थी नहीं, एक फेफड़ों से जा रही है हृदय में फुफ्फुसीय शिरा। इस शिरा वाले भाग में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। उसका दाब होता था कितना? याद करो, 90 या 95, 90 से 95 mmO पे Hg। और इस तरफ ऑक्सीजन का दाब होता था कितना? 40। धीरे धीरे ऊतकों में PCO2 था, उसकी वैल्यू तो ज्यादा थी 45 mmO पे Hg, और यहाँ ऑक्सीजन की दाब कितना था? 40 mmO पे Hg। दोबारा बोल रहा हूं एक बार, ऑक्सीजन के आंशिक दाब की वैल्यू कहीं भी पूछी जा सकती है। हवा में बात करें 159, फेफड़ों में बात करें कुपिकाओं में 104, ऑक्सीजन युक्त रक्त में बात करें 90 से 95। अगर किसमें ऑक्सीजन जिसमें है ही नहीं, जो वी ऑक्सीजनित रक्त है उसमें 40, ऊतकों में बात करें तो भी 40। यहां CO2 कितना? 45। अरे PCO2 कितना? 45। चलो भाई अगला, बोलो भाई। निम्न में से कौन सी क्रिया शर्करा किण्वन की रासायनिक क्रिया के समान है?
जो बच्चा ये बता सकता है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ही बात बता दे बस। सबसे पहले दोनों एक ही है क्या? फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ही है क्या? गोरा, हाँ एक ही है। किण्वन एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी जीव के शरीर के बाहर होती है। इसका मतलब ये क्रिया कहाँ होती है? पात्र के अंदर होती है। हिस्ट होता है, एल्कोहल का उत्पादन करता है, एथेनॉल का उत्पादन करता है। उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? किण्वन। क्या नाम देते हैं? किण्वन। तो किण्वन कभी भी किसी शरीर के अंदर नहीं होती, उसको किण्वन नाम इसी तो लिए दिया जाता है। वो क्रिया कहाँ होती है? पात्र के अंदर होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन का मतलब है जब एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो तो ऑक्सीजन की अपने कमी हो जाती है मांसपेशियों में, उस दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। अब वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बना है तो उसको कभी भी नाम क्या नहीं दे सकते? किण्वन। नहीं, वो शरीर के कोशिकाओं के अंदर हो रहा है, इसलिए उसको नाम क्या देंगे? अवायवीय श्वसन। किण्वन और अवायवीय श्वसन में यही अंतर होता है। इसका मतलब एक बात और बताऊं, आरबीसी भी होती है ना, उसमें भी अवायवीय श्वसन होता है। रोहतक नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में आपको पता है कौन सा होता है? अवायवीय श्वसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रे भाई, अगला बोलो। देखिए, रक्त द्वारा CO2 अधिकतर किस अवस्था में ले जाई जाती है? CO2 का मेनली परिवहन 3 रूपों में होता है। पहला, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, लगभग कितना परसेंट? लगभग 7% तक। दूसरा, हीमोग्लोबिन के साथ। एक बात बता दूं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है, CO2 का भी परिवहन करता है, लेकिन ऑक्सीजन का तो 97 से 99% तक करता है, लेकिन अपने CO2 का 20 से 25, मेनली कितना परसेंट? 23% करता है। किसके रूप में? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। जबकि O2 तो बोले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तीसरा परसेंट बाकी बचा 70 से आप चाहे 76, 78, 73, 75% मानो, उसका परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, श्वसन की यही क्रियाविधि सबसे मेन है और यही बताने का मेरा मेन मकसद भी है। दोबारा सीख लो। सबसे पहले ये लो, ये आरबीसी है। आरबीसी के दोनों तरफ कौन होता है? प्लाज्मा। होता कि नहीं होता? अब आपको पता है CO2 अपने शरीर में एक ऐसी गैस है जो प्लाज्मा में ज्यादातर कौन होता है? H2। ये H2O के साथ घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। और प्लाज्मा में आयन भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन भी होते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की ज्यादातर मात्रा आरबीसी के अंदर होती है। मैं ये नहीं कह रहा प्लाज्मा में अनुपस्थित होता है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन ज्यादातर कहां होता है? आरबीसी के अंदर होता है। अब हमें पता है सबसे पहले होगा क्या? एक ही बात बोलो, देखिए क्या होता था कि सबसे पहले H2O और CO2 दोनों आपस में घुलकर क्या बना रहे हैं? H2CO3 बना रहे हैं। अब आपको पता है ये अम्ल है, इसकी प्रवृत्ति H+ त्यागने की है, तो क्या बन गया? HCO3- बन गया। ये बाइकार्बोनेट आरबीसी से कहां आना जाता है? प्लाज्मा में। इसको आगे कहां जाना है? कुपिकाओं में। ये हम कहां पढ़ रहे हैं? उत्तकों में। अरे कहां पढ़ रहे हैं? उत्तकों में। इसको कहां जाना है? कुपिकाओं में, ताकि हीमोग्लोबिन के साथ जो CO2 जाएगी, कुपिकाओं में जाते ही हीमोग्लोबिन से CO2 अलग हट जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसका काम ही तो यही है, उत्तकों से CO2 को पकड़ना और कहां लेकर जाना? कुपिकाओं में लेकर जाना और वहां से बाहर छोड़ देना। कितना परसेंट? 20 से 25%। वो काम तो किसका था? हीमोग्लोबिन का। अब अपने आप बाइकार्बोनेट के रूप में कितनी परसेंट CO2 उत्तकों से कुपिकाओं से बाहर जा रही है? आपको पता है ये बाइकार्बोनेट जैसे आएगा
अब आपको पता है, एक बात बताऊं, सबसे फेमस बात यह है जिसको बायोलॉजी में ये समझ में आ गया ना, परासरण नियमन क्या होता है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो गए। हाँ, ये बातें कोई काम नहीं आती उस सांद्रता से, नियमन सांद्रता से। परासरण का एक ही काम है, किसी भी जीव में क्या होना, लवणों का नियमन होना, कहीं न ज्यादा होना चाहिए, कहीं न कम होना चाहिए। और ये काम अपने शरीर में कौन करती है, किडनी। अमीबा में से पढ़ा जाता है, परासरण नियमन का काम संकुचनशील रिक्तिका करती है। परासरण नियमन का एक ही मतलब होता है लवणों का नियमन करना, चार्ज कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से रक्त की पीएच ज्यादा कम हो सकती है, जबकि हमने पढ़ा है अपने रक्त की पीएच हमेशा 7.4 बनी रहती है। इसका एक कारण है अपने रक्त में बफर विलियन होता है, कौन, बाइकार्बोनेट वाला। इसका मतलब है ये जैसे नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा, इस आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, कमी। उसकी पूर्ति करने के लिए प्लाज्मा में कौन है, क्लोराइड आयन है, वो कहां चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, है या नहीं है। अब बताओ क्या होगा, इसी घटना को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को कहते हैं हेमबर्गर परिघटना, जो किससे संबंधित है, CO2 के परिवहन से संबंधित है। चलो एक बात ये तो हमने सीखी, यहां से Cl माइनस कहां चला जाएगा, अंदर, और बाइकार्बोनेट बाहर। बाहर आते ही कौन पड़ा है, सोडियम, उसके साथ क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक दोबारा बताता हूं, दो नाम आपने सुने होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो बोर प्रभाव और एक हेल्डन प्रभाव। बच्चों में यही दिक्कत रहती है, दोनों याद ही नहीं होते, क्या है, बोलो देखिए। बोहर प्रभाव किससे संबंधित है, याद करो, रटोगे भूल जाओगे। ये क्या थे, फेफड़े, ये क्या थी, रक्तवाहिनी, और ये क्या थे, ऊतक। आपको पता है ऑक्सीजन कहां आ रही है, ऊतकों में। ऊतकों में हीमोग्लोबिन से अलग क्यों हो रही है ऑक्सीजन, क्या कारण है। जो फेफड़ों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बंधित हुई थी, वो ऊतकों में आने से ऐसा क्या होता है कि ऑक्सीजन अलग हो जाती है, क्योंकि हमें पता है ऊतकों में क्या हो रहा है, ऊतकों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, CO2 बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, याद है, CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और आपको पता है CO2 बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, H+ आयनों की सांद्रता भी बढ़ेगी। और आपको पता है जहां उपापचय क्रिया ज्यादा होती है वहां उष्मा भी ज्यादा होती है, वहां ताप भी ज्यादा होता है। रेस्पिरेशन का मेन कॉन्सेप्ट है। और जहां ताप ज्यादा होता है, बताऊं, और जहां अम्लीयता ज्यादा होती है, CO2 ज्यादा होती है, वहां पीएच हमेशा क्या होती है, कम। हमने पढ़ा है H+ आयनों की सांद्रता जहां ज्यादा, वहां पीएच क्या होती है, कम। अब आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन था ये अभी, जब ये आया था ना ऑक्सीजन का अणु, तो उस टाइम ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। CO2 की मात्रा ज्यादा होते ही अब आपको पता है इसका क्या होगा, विघटन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल जाए। मैंने कहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, आगे भी जा सकती है और पीछे। ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण भी हो सकता है, और CO2 ज्यादा होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन भी हो सकता है। CO2 की अधिक सांद्रता से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऊतकों में वियोजन होना, इसी को कहते हैं बोर प्रभाव। क्या कहते हैं, तो कौन है, बोर प्रभाव। इसका उल्टा सोचो, जब सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, CO2 कहां जाती है, फेफड़ों में। अब फेफड़ों में आपको पता है बाहर से कौन आ रही है, O2, उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा। तो O2 की अधिक सांद्रता में बाइकार्बोनेट से CO2 का अलग हटना और बाहर निकलना, उसको कौन सा प्रभाव कहते हैं, हेल्डन प्रभाव। दोबारा, पहला कौन सा था, बोर प्रभाव। बोर का मतलब है ऊतकों में CO2 की सांद्रता ज्यादा, तो इस टाइम हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट जाएगी। ऐसा बताऊं क्यों होता है, CO2 की बंधुता O2 से ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर CO2 की सांद्रता ज्यादा हो गई। इसका मतलब है CO2 की अधिक सांद्रता में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, बोर प्रभाव। यहाँ कौन सा प्रभाव था, हेल्डेन प्रभाव। तीन ही तो आते हैं, हेमबर्गर परिघटना, जिसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, एक बोर प्रभाव और एक हेल्डेन प्रभाव था ना।
एक बार दोबारा। सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये बचा है बस लास्ट। आपको पता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ता है तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने पर कौन सी अवस्था आती है? संतृप्तता। और ये कौन है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब। आपको पता है ये O2, ये PO2 है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, और ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति है। जैसे जैसे ऑक्सीजन क्या होगी? ज्यादा, हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता भी ज्यादा। एक समय ऐसा आएगा कि आप चाहे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बढ़ा दो, क्योंकि अपने रक्त में हीमोग्लोबिन तो 12 से 16 ग्राम क्या हो गया? फिक्स, स्थिर हो गया। अब चाहे आप O2 कितनी बढ़ाओ, अब तो उसकी कौन सी अवस्था आ गई? संतृप्त अवस्था। जितने रक्त में हीमोग्लोबिन था का उतना ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो पहले तो क्या हुआ? जैसे जैसे O2 बढ़ी, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रवृत्ति भी। एक समय ऐसा आया जहां पर पूरा हीमोग्लोबिन ही कहां में आ गया। अब कौन सी अवस्था आ गई? संतृप्त अवस्था आ गई, स्थिर हो गया। और बताओ इसी को क्या कहते हैं? इसी वक्र को कौन सा वक्र बोलते हैं? सिग्मोइड वक्र। अरे क्या बोलते हैं? सिग्मोइड वक्र बोलते हैं। अब आपको पता है अब क्या है? मेन इस ग्राफ को सीखना ही सबसे बड़ी बात है। इस ग्राफ का नीचे आना ये कौन सी तरफ है? दाईं तरफ। और इस ग्राफ का पीछे जाना ये कौन सी तरफ है? बाईं तरफ। अब आपको पता है जैसे जैसे अपने, मैं बात करता हूं पहले उत्कों की। उत्कों में क्या हुआ था? उत्कों में CO2 बढ़ी थी, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ी थी। अब बढ़ा था, pH घटा था। उस टाइम में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से हट गया था। उस टाइम में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ने की दर ज्यादा नहीं हो रही। ग्राफ का ऊपर जाने का मतलब है ज्यादा होना, लेकिन जबकि ग्राफ का नीचे आने का मतलब कम होना। इसका मतलब ये काम कहाँ हो रहा है? उत्तकों में। तो पूछता है बोर प्रभाव के दौरान हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र कौन सी तरफ जाता है? दाईं तरफ जाता है। कहाँ जाता है? उत्तकों में जाता है, क्योंकि इस दौरान CO2 बढ़ गई, H+ बढ़ गया, ताप बढ़ गया, pH घट गई। लेकिन कुपिकाओं में इससे उल्टा होता है। कुपिकाओं में तो ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, H+ आयनों की सांद्रता कम है, ताप कम है, pH ज्यादा है। वियोजन वक्र कहाँ जाएगा? बाईं तरफ। रियलिटी में श्वसन की क्रियाविधि अपने जेट में हेडिंग दे रखी है। मैंने लास्ट की तीनों बातें बताई वो श्वसन की क्रियाविधि है। और अपने 1 से 2 क्वेश्चन पक्का श्वसन की क्रियाविधि से ही आता है। और यही क्वेश्चन आता है बार बार, कहाँ H+ ज्यादा, कहाँ अम्लीयता ज्यादा, कहाँ CO2 ज्यादा, कहाँ ताप ज्यादा। चलो रे भाई अगला बताओ क्या कह रहा था? रक्त द्वारा CO2 क्या कह रहा है? अधिकतर किस अवस्था में ले जाई जाती है? बाइकार्बोनेट आयन द्वारा। अगला क्वेश्चन पढ़े, श्वसन दर ज्यादा कहां होती है? कौन ज्यादा हो कि श्वसन दर भी ज्यादा हो? पहला, रक्त में ऑक्सीजन के सांद्रण के, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मेनली श्वसन दर बताई जाती है वो CO2 के सांद्रण से बताई जाती है। था कि नहीं था? चलो भाई अगला अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पढ़ो देखिए ध्यान से। फेफड़ों में आने वाले रक्त में फेफड़ों से जाने वाले रक्त की अपेक्षा करते किसकी मात्रा ज्यादा होती है? नीचे से उत्तकों से जो फेफड़ों में आ रहा है, आपको पता उसमें CO2 ज्यादा थी। उत्तकों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था, वहां CO2 ज्यादा बने। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, श्वसन से सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, श्वसन की क्रियाविधि से। अगला क्वेश्चन है, पायरवी कमल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है? याद करो ये आपके आगे आएगा कब? जब आपको पादपों में श्वसन पढ़ाया जाएगा। और उस टाइम एक बात बताएगी ग्लाइकोलाइसिस। एक बार इस बात को समझ लो, चाहिए श्वसन वाले पार्ट में एक बात बताऊं, ग्लाइकोलाइसिस चाहे जंतुओं में श्वसन हो चाहे पादपों में श्वसन हो, ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। क्या है? पहला स्टेप। और ये होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो चाहे भैया पादपों में श्वसन हो चाहे जंतुओं में श्वसन हो, चाहे यूकेरियोट में हो चाहे प्रोकैरियोट में, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस तो होगा। चाहे रेस्पिरेशन है एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय,
क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक रेस्पिरेशन का ऐसा स्टेप होता है जहां O2 से कोई लेना देना न कोई CO2 से लेना देना होता। इसमें तो क्या होता है, ग्लूकोज स्टार्टिंग में होता है, उसका आंशिक ऑक्सीडेशन होता है और कौन बन जाता है, पायरुविक अम्ल बन जाता है। और उस पायरुविक अम्ल के अणु एक नहीं बनते, दो बनते हैं। और ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं, इसके अणु 2 बनते हैं। इसका मतलब एक अणु में कितने कार्बन, 3। इसका मतलब है ग्लूकोज के एक अणु से 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ये कहां संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। ये स्टेप सेम है, ये तो होगी चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा। अब बताओ देखिए कौन सा आंसर है, कितने कार्बन, 3 कार्बन। अगला क्वेश्चन पढ़ो। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता। चलो भाई आंसर बताए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता है ये भी श्वसन के बेहतरीन क्वेश्चनों में से है भाई। हमें पता है अगर कॉकरोच में ऐसा होता तो क्या नहीं होता, उसके श्वास रंध्र नहीं होते। यही तो कारण है, जबकि केचुए में तो प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन होता है। यहां पर मेंडल के टेडफॉल में तो कौन होते हैं, गिल्स। और होते मेंढक में श्वसन कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। गिल्स द्वारा भी होता था, नम त्वचा द्वारा भी होता था और फेफड़ों के द्वारा भी होता था ना। चलो एक बार दोबारा, केचुए में ये हो गया मेंढक। स्तनीय गर्भ के फीटस में याद रखना, स्तनीय गर्भ के फीटस में आरबीसी में केंद्रक होता था। अरे होता था ना, आरबीसी में केंद्रक होता था। तो बताओ इसका आंसर कौन सा है, कॉकरोच। इसमें श्वास रंध्र है, इसमें श्वास नली है, इसमें गैसें आराम से आ जा सकती है। यहाँ परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़े। ट्रेकिया श्वास नली भोजन करते समय भोजन प्रवेश नहीं करता। याद करो, खाना खाते समय कभी भी बोलना, क्योंकि आपको पता है जो ग्लोटिस होता है, जिसे निगल द्वार कहते हैं, जो भोजन की नाल होती है, उसके ऊपर कौन होता है, एपिग्लोटिस। बोलते टाइम ग्लोटिस के ऊपर कौन आ जाता है, ये देखो, ये भोजन नाल है, ये लो, ये तो ग्लोटिस है, बोलते ही इसको ऊपर आ जाता है, कौन, एपिग्लोटिस। तो बताओ आंसर कौन सा, ग्लोटिस को एपिग्लोटिस तथा जीभ द्वारा ढक लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक से कम वाला ऑप्शन आया था, कार्बोहाइड्रेट का 1, वसा का 1 से कम, ऑर्गेनिक अम्ल का 1 से ज्यादा और शर्करा का 1। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हेमबर्गर परिघटना का अगला नाम आया था ना, क्लोराइड आयन अंदर जा रहा था, बाइकार्बोनेट बाहर आ रहा था, क्या नाम था, क्लोराइड शिप। अगला क्वेश्चन, सांस लेने की दर का मतलब है CO2 बढ़ना। CO2 कौन है, अम्लीय, तो अम्लीयता बढ़ेगी तो श्वास की दर भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन बोलो, देखे देख। भोजन करते समय श्वसन दर कम होती है क्योंकि, अच्छा क्वेश्चन है, भोजन करते टाइम श्वसन दर कम क्यों होती है। पहला, फेफड़ों में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, निगलना तथा श्वसन एक साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन एक याद हो रखना, फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स गर्सनी, जहां हवा और भोजन आपस में मिलते हैं, वो भोजन का भी उभयनिष्ठ है और ऑक्सीजन गैस का भी उभयनिष्ठ है। तो वो डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का एक उभयनिष्ठ पाथ है। कौन, फेरिंग्स, जिसे क्या बोलते हैं, गर्सनी। अरे क्या बोलते हैं, ग्रसनी।
ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ग्रसनी वही स्थान है जहाँ भोजन और हवा दोनों मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आराम अवस्था में मनुष्य के द्वारा गहरी सांस लेने के पश्चात कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है। एक अच्छी बात बताऊं, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपीरिएशन। इंस्पिरेशन होता है ना, इंस्पिरेशन। अब बताओ, इसमें ऊर्जा खर्च होती है फिर एक्सपीरिएशन में होती है? सांस को अंदर लेते टाइम अपनी एनर्जी खर्च होती है या बाहर निकालते टाइम? किसमें? इसका मतलब वो कैसा है? एक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? सक्रिय। और बाहर निकलने वाली निष्क्रिय। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांस रुक जाती है, इसका क्या कारण है? रक्त में ऑक्सीजन अत्यधिक होती है, ये कोई मुद्दा नहीं है। रक्त में CO2 अत्यधिक होती है, रक्त में CO2 बहुत कम होती है। और ऐसी कंडीशन कब होगी? जब ऑक्सीजन पहले से एक्स्ट्रा पड़ी है। ऐसी कंडीशन होती कब है? भोजन करते टाइम में श्वसन दर थोड़ी कम हो गई, इसलिए कम हुई है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पड़ी है और CO2 बाहर से आ नहीं रही है। तो बताओ क्या हुआ? बहुत कम CO2 तथा बहुत अधिक O2 दोनों ही रक्त में होती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला, बताओ क्या कह रहा है? एक दुर्घटना में आदमी तुरंत मर गया जबकि उसके मस्तिष्क वर्ग का आवाज से हृदय में कोई चोट नहीं लगी। उसकी मृत्यु का कारण है? आपको ये पता है कि डायफ्राम के दोनों ओर, चारों ओर कौन होती है? मांसपेशियां। और पेशियों में होता है संकुचन। और इस संकुचन से ही अपने शरीर और वायुमंडल के दाब में क्या होता है? अंतर। गैसों के दाब में अंतर आता है और उसी के कारण गैसें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। ऐसा अगर हो गया तो अपने फेफड़े क्या हो जाएंगे? हिचक जाएंगे। हवा आएगी ही नहीं, गैसों का आदान प्रदान होगा ही नहीं, दाब में अंतर होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया ना फिर। एटीपी के एक अणु का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती थी? याद रखना, बस इसके आगे किलो याद रखना। 7.6 किलो कैलोरी। अगला, अगला पढ़े। यदि एक व्यक्ति समुद्र तट से एवरेस्ट के शिखर पर जाता है, याद करो, ऊंचाई पर जाते जाते ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा। अब आपको पता है, एक ही बात याद रखो बस, जैसा समाज यहां ले रहे हैं वैसा तो वहां होगा नहीं। वहां तो एक काम करना पड़ेगा, बस आरबीसी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ताकि समुद्र भी बढ़ेगी। इसका मतलब वहां जाने पर तो वहां रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी ज्यादा होती है भाई, क्योंकि उतनी सौसंदर अगर रखनी है जितना एनवायरमेंट यहाँ है तो वहां जाने पर उसके रक्त में आरबीसी ज्यादा होगी ताकि उतना ही संतुलन बना रहे। यहाँ है उतनी ऑक्सीजन का परिवहन वहां होता रहे। तो बताओ ऐसा ऑप्शन? हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगी। वही बात है, श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बताऊं, ऐसा ऐसा इसलिए, इसका एक ही समझो कारण। इसका ऑप्शन में क्या आ सकता है? सबसे पहली बात ये है कि जिस ऑर्गन को जितनी ऑक्सीजन आज यहाँ रिक्वायरमेंट है ना, पहाड़ पे जाने पर भी उतनी ही रहेगी, लेकिन वहाँ एनवायरमेंट में ऑक्सीजन क्या हो गई? कम। अब उतना काम करना है तो श्वसन दर को तो बढ़ाना पड़ेगा। चलो रे भाई, अगला। यदि कोई मनुष्य माउंट एवरेस्ट पर कुछ दिन रहता है तो अपने से उसमें आरबीसी ज्यादा देखने को मिलेगी। ये उसका अनुकूलन है। और मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें अनुकूलन का गुण पाया जाता है। अस्थमा एक श्वसन रोग आया था। अस्थमा एक एलर्जी है। क्या होती है? एलर्जी। क्या होता है? श्वसन के दौरान जब O2 अपर्याप्त होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? अनुपस्थित तो नहीं है, थोड़ी अपर्याप्त हो गई।
कम होना हाइपो, तो क्या नाम पड़ गया हाइपोक्सिया। अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई के पर्वत पर चढ़ने से मनुष्य में पर्वतीय रुग्णावस्था उत्पन्न हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन का आंशिक दबाव क्या हो जाता है? कम। अच्छा क्वेश्चन है भाई। गहरे श्वसन के बाद में हमें कुछ समय के लिए किसके कारण श्वास नहीं करना पड़ता? बताओ देखिए। गहरे श्वास के बाद, क्योंकि उस टाइम जब हमने गहरा श्वास ले लिया ना, उस टाइम O2 ज्यादा चली गई और CO2 अंदर कम रह गई, तो बताओ किसके कारण है? रक्त में कम CO2 के कारण। अगला क्वेश्चन, आर क्यों एक से अधिक होता है जब श्वसनीय पदार्थ हो कार्बनिक अम्ल? आज ही आ रहा था बार बार। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ग्लूकोज के एक अणु से, ध्यान से पढ़ना, अवायवीय श्वसन में एटीपी के कितने नेट अणु? नेट अणु पूछ रहा, नेट। नेट तो कितने? 4। उनमें से लाभ कितने का? 2 का। अगर यही वायवीय बोलता तो या तो 36 या 38। अगला, वह पदार्थ जिसका RQ 1 से कम होता है। कार्बोहाइड्रेट 1, प्रोटीन का 1 से कम होता है। क्रेब्स शक्कर अभी आपके हुआ नहीं शायद। क्रेब्स शक्कर में एटीपी के कितने अणु? क्रेब्स शक्कर बोल रहा है। अगर एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण बोलता तो या तो 36 या 38। केवल किसकी बात कर रहा है? क्रेब्स शक्कर। और आपको पता है CO2 के, एक बात बताऊं, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 क्रेब्स शक्कर एक बार नहीं चलता, एक से ज्यादा बार चलता है। और क्रेब्स शक्कर के लिए आपको पता हो तो कितनी एटीपी उत्पन्न होती है? 24। ये आएगा आपके। मतलब ये होता क्या है? ग्लूकोज था, ग्लूकोज से आशी पड़ा क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन? 3। यहां से एक CO2 और बाहर निकल जाएगी, फिर बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। उसमें कितने कार्बन होते हैं? 2। अब ऐसे अणु कितने लेने पड़ेंगे? 3। ये चक्कर चलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलेगा। ये इसके बाद वाला सारा कार्यक्रम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। चलो बाकी बातें करेंगे बाद में, आज के लिए इतना ही बहुत है।